देखिए यहाँ पे आजकल अपना जो वार चल रहा है। कहाँ वार चल रहा है? देखिए ईरान है, इजराइल है और यूएसए है ना। ये तीनों में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है और बड़ा माफिया यही है। कौन? यूएसए ना। ये मध्य एशिया में, अपना मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में ये सबसे ज्यादा नाटक यही खड़े करते हैं यूएसए वाले। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि इनको अपना जखीरा जो हथियारों का होता है वो रखना है, उसका स्वाप करना है, उसको बेचना है, मध्य एशिया वाले देशों को आपस में लड़ाना है। और लड़ाने के बाद अपना जो वेपन्स है उसको दिखाने के बाद अपनी टेक्नोलॉजी, अपना वेपन सेल करना है। इस इनकी सबसे बड़ी रणनीति यूएसए की यही आज तक हमेशा रही। आपस में मध्य एशिया देशों को बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाते हैं ये। और अगर 1974 में अपना इस्माइल बुद्धा करके एक ऑपरेशन हुआ था, इस्माइल बुद्धा, वो अपनी ऑल टाइम ग्रेट जो इंदिरा गांधी थी ना, पीएम, तो उन्होंने क्या कहते हैं इसको जो है अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाया ना। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था होमी जहांगीर भाभा का ना। होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं ये फादर हैं एटॉमिक एनर्जी के। तो इसके वजह से जो है अपना देश जो है इंडिया, वो न्यूक्लियर पावर से फुलफिल है। अगर अपना देश में न्यूक्लियर पावर ना होता ना, तो ये जो ये यूएसए है, ये सारी नौटंकी जो है अपने साथ भी कर सकता था। लेकिन पता है इंडिया से टक्कर लेना आसान है नहीं। और यहाँ पे मध्य एशिया में ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाड़ी है, यहाँ पे ईरान है ना, ईरान, और ये इधर अपना इजराइल है, और यहीं पे एक गाजा पट्टी भी है। और यहाँ पे इनका यूएसए वालों का, यूएसए का एक लिंकन करके एक शिप है जिसमें कम से कम 5000 सोल्जर्स होंगे। तो अब अभी तो अपने देश की पहले बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, तो इसके बाद जो है 1998 में पोखरण वाला होता है, जब अपने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संरक्षण में हुआ। और ये पॉसिबल होता नहीं अगर अपने सबसे ग्रेट साइंटिस्ट जिसे हम अपनी तरफ से मानते हैं, अब्दुल कलाम सर, अगर वो ना होते ना तो ये परीक्षण हो पाना बहुत मुश्किल था। हर दम सैटेलाइट लगाए रखता था जैसे कि ये परीक्षण ना करने पाए। लेकिन अटल जी ठहरे, वो तो अटल नाम ही है उनका। तो इस हिसाब से उन्होंने रात दिन में वो सैटेलाइट्स को चकमा दे करके किसी तरीके से अंडरग्राउंड करके पूरा जो है, कम से कम 5 परीक्षण हुए होंगे एटम के। तब अपना देश जो है एटॉमिक न्यूक्लियर से समृद्ध बना है। और इसी वजह से अपने देश पे अटैक नहीं कर सकते। अगर ये ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो ये इतनी बड़ी लड़ाई यूएसए जो है ठोकने वाला नहीं था। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर जो है एप्स्टीन का फाइल्स का केस आया। एक तो ये बीच में मध्य एशिया में बैठ करके अपने यहाँ चारों तरफ इस देश पे इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है इन्होंने। और इसकी वजह से इनका सुप्रीम कोर्ट यूएसए का, इनके जो टैरिफ वाले जितने प्लान थे सब पे उसने कैंसिल मार दिया है। उसकी वजह से $175 बिलियन लोगों को वापस भी करना है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो है अपना बखेड़ा जो है बंद नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ से वहाँ तो समझो, देखिए मीडिया की खास बात होती है ना, जब कोई आप कीचड़ उछाला है इनके ऊपर, एप्स्टीन फाइल्स का जो कीचड़ उछला, तो इस समय एक ही बार स्ट्रेटेजी अपना वार ठोक दिया। अब लोगों का ध्यान किधर भटक जाएगा? वार की तरफ। ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वार की तरफ ज़्यादा इसलिए हुआ ताकि लोगों का मेन मेन फाइल से जो इनका करेक्टर पे दाग लगा था, वहां से हट के, एप्स्टीन फाइल से हट करके इस पर चला जाए। किस पर? वार पे चला जाए। अब वार पे चला गया। अब वार तो इन्होंने आओ देखा ना था, वार तो ठोक दिया। लेकिन ईरान भी कम अब नहीं है, वो पर्शिया का बहुत बड़े लड़ाका है। वो खमेनेई के मार देने के बाद भी वहां पे कमांड सिस्टम अभी भी बना हुआ कि तुम अटैक करके रेजिम नहीं चेंज कर पाओगे किसी भी देश का। वहाँ पे थोड़ा डेमोक्रेटिक है। जैसे अपने यहाँ अगर मान लीजिए कोई किसी पीएम की डेथ होती है तो कोई और आके तुरंत तत्कालिक रूप से संभालता है। तो वैसे वहाँ के और कमांडर हैं, वो बहुत बड़े धुरंधर हैं। और आज 20 साल से ईरान मिसाइल बना रहा है और मिसाइलों की उसके पास कमी नहीं है। लेकिन इनका जो यूएसए वाला जो ये मैटर है, इनके जितने भी एम्बेसी हैं ना, जो मध्य एशिया में अलग अलग देश में बैठे हुए हैं, इनका बना हुआ है, उसी पे ईरान चारों तरफ से हमला कर रहा है। क्योंकि ये इसको पता है लॉन्च पैड इनका यही है, वहां से डायरेक्टली हवाई आके फायर तो करेंगे नहीं। और इजराइल के साथ मिल करके ये दोनों
ईरान को ताबड़तोड़ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा जो अपने इंडिया में वो आता है, क्या बोलते हैं, तेल। तेल की सप्लाई 40% इंडिया की कहाँ से आती है? ईरान से ही आती है। और जब 40% सप्लाई ईरान से आती है तो अगर वो सप्लाई रुक गई ना तो काफ़ी महंगाई बढ़ने वाली है। फिर तेल बढ़ेगा, सब महंगा हो जाएगा। और ये जो है यूएसए, जो है यूएसए, इनके जो जितने भी दूतावास हैं उस पे ईरान जो अपना ड्रोन, सबसे देखिए इसकी मेन स्ट्रेटजी क्या है ईरान की। ईरान ड्रोन भेजता है। ईरान क्या करता है, सस्ता वाला ड्रोन भेजता है। सस्ता वाला ड्रोन कौन सा? वही जो 10-20 लाख में बन जाएगा और आराम से भेजेगा। और यूएसए अपनी थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल से, जो कि 700-800 करोड़ की होती है, उससे एक ड्रोन को ये इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो इससे इनका काफी, यूएसए का काफी लॉस भी हो रहा है। और उधर जो जितने सैनिक मारे जा रहे हैं वो बॉडी बैग्स जब जाएगा यूएसए में तो इनको जवाब भी देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये कौन सी नौटंकी खड़ी कर रखे हो। और सबसे खास बात जानते हैं, ईरान जो है मध्य एशिया में जितने भी राजनीतिक दूतावास हैं इनके, यूएसए के, उसी पे अटैक इसलिए कर रहा है ताकि ये इन पर लांछन लग जाए कि भाई तुम हमको सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो, बोल आश्वासन ये देते हो कि हम इस दूतावास में हैं, हमको सुरक्षा मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और यहाँ पे जब वो जाएंगे वहाँ पे चारों तरफ अटैक करता जा रहा है। और सबसे खास बात देखते हो इसकी स्ट्रेटजी, इसके पास जो है इतने बंकर्स हैं मिट्टी के अंदर में है, यहाँ अंदर में छिपा के रखी हुई सब मिसाइलें, जो कि सैटेलाइट से भी पकड़ में नहीं आएंगी ऊपर से, क्योंकि ये अंदर से निकालेगा ये। और पता नहीं कितना जखीरा पड़ा हुआ है उसके पास। और अभी वो इतना मैथमेटिकली इतना बढ़िया साइंस से वो काम कर रहे हैं कि ड्रोन भेजा जा रहा है और ड्रोन प्लास्टिक का होता है ये जो बना है, क्योंकि यूएसए का ही देन है ये। एक बार इनके यहाँ एटम की जांच करने के लिए कि कहीं ये एटॉमिक परीक्षण तो नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने प्लास्टिक का ड्रोन भेजा था। किसने? यूएसए ने। तो बाई चांस वो वहाँ पे एक्सीडेंटली रूप से गिर गया, टूट गया, तो इन लोगों ने उसका सर्वे करके ना उसी प्लास्टिक मैटर से इन्होंने ड्रोन बना रखा है, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब वही टेक्नोलॉजी इन पर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि जो रडार सिस्टम है उनका पकड़ पाता नहीं, और ये जाके चुप मार के 50-60 फीट की ऊंचाई पे जा करके इनकी एम्बेसी पे गिरा दे रहा है ना। तो इसका भयंकर नुकसान इनको हो रहा है। और इनका जो है, जो ये ड्रोन सिस्टम बनाए हैं ये जो है, इसके पीछे अब जैसे देखो यूएसए क्या कर रहा था पहले, यूक्रेन को, जब यूक्रेन यूक्रेन हो गया और रसिया हो गया, जब इधर वार चल रहा था, तो इनकी नौटंकी क्या थी, इन्होंने क्या किया, पीछे से बैक सप्लाई वेपन्स की किसको दिया? यूक्रेन को। और रसिया से लंबा युद्ध खिंचवाते गए, तो बाइडन थे। अब यही खामियाजा कहते हैं ना, कर्म वापस होके आता है। अब यही यूएसए का ईरान के साथ जब ये दोनों मिलकर नौटंकी किए हैं, तो इस ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना और रसिया ना। अब इनको सारी टेक्नोलॉजी, सारा वो वेपन्स जितने भी हैं, ये खुद सपोर्ट करने पे उतारू है। अगर ये युद्ध ऐसे लंबा चलता रहा तो काफी बड़े नुकसान में ये डोनाल्ड ट्रंप पड़ने वाले हैं। और ऊपर से यहाँ पे एक बगल में इन्हीं के है नॉर्थ कोरिया, उधर एक पागल सुल्तान है किम जोंग, वो तो सीधा बोला ईरान से कि अगर हमको मिसाइल की जरूरत हो बताओ, हम सीधे इजराइल को तबाह कर देंगे ना। तो ये कुल मिला के ऐसी स्थिति बन रही है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा झंझट तो इन्हीं का है। ये बताओ कितना मैथमेटिकली अगर देखो तो ये 20-25 लाख का ड्रोन है और कम से कम 700 करोड़ की मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं इनकी। तो इससे भी इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है यूएसए को। ऊपर से वहाँ पे जैसे अपने चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, रिसेशन भी बहुत तगड़ा आने वाला है इनके यहाँ पे ना। और यूएसए का जो है सबसे खास बात यह है कि इनका जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ऊपर से जो बॉडी बैग्स जाएंगे इतने, अगर ये लिंकन जो है ना, इसको बड़े बहुत ही पूछते हैं, इसके ऊपर से लिंकन पोर्ट है, जो पोर्ट है इनका जहाज शिप, इसके जरिए सोचे थे कि वहां पे अटैक कर ले जाएंगे, लेकिन ये ईरान जो है मिसाइल के जरिए इनको कभी भी तबाह कर सकता है। जैसे राजनीतिक दूतावासों पे अटैक कर रहा है, वैसे इस पर भी अटैक कर देगा। इसमें कम से कम 5-6 हजार सैनिक हैं, तो इसीलिए इनका आदेश आया भैया थोड़ा दूर हट जाओ, तो इनका तो हालत खराब कर देगा। अगर इस तरीके से अगर कोई भी मिसाइल इस पर लगी तो बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो और अपने अपने देश में क्या होगा, अपने देश में अगर ये ऑयल सप्लाई रुक गई, अपने देश के लिए अगर ऑयल सप्लाई रुक गई, तो फिर एक बहुत बड़ी झंझट ये भी हो जाएगी कि मैक्सिमम 40% ऑयल वहीं से आता है। ऐसा है नहीं पूरा डिपेंडेंट है उसी पे हम, लेकिन फिर भी लोड तो लोड होता है। कहाँ जब बगल का देश है सस्ते में मिल रहा था सप्लाई से ना, होर्मुज की खाड़ी पे पूरा कब्जा कर रखा है ईरान ने। तो ये भी जो है काफी लॉस हो जाएगा अगर सप्लाई नहीं आने पाई ऑयल की। और यहाँ जो यूएसए का अगर देखा जाए, यूएसए का तो इनका तो एक ही टैरिफ रहता है, भाई उस देश से ना खरीदो, हमारे से खरीदो। भाई काहे को खरीदे, अगर हमें कहीं से सस्ता मिल रहा है तो खरीदे हम। तुम हर बार धमकी देते रहते हो, इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगेगा। एक प्रकार से एकदम पगलाए हुए हैं
कि जहाँ देखो या तो टैरिफ वार कर रहे हैं तो लड़ा रहे हैं। अब वियतनाम को देखो, वहाँ पे ग्रीनलैंड पे देखो, वहाँ पे इन्होंने कब्जा करवा लिया। तो ईरान जो है ना वियतनाम है ना वेनेजुएला है ना, ये बहुत बड़ा लड़ाका है। समझ लीजिए, देखो हालत खराब कर रखा है, न्यूज़ पे न्यूज़ देखते जाइए। तो ये जो है इसकी स्ट्रेटजी ईरान की भी हल्के में ले रहे हैं। अच्छा, जो खमेनी मारेंगे तब उन्होंने कहा था कि हम एटम नहीं बनाएंगे, लेकिन अब तो खमेनी रहे नहीं, तो अब तो कोई नहीं रोकने वाला है। अभी देखो 4.3 का रिएक्टर स्केल पे भूकंप नापा गया, तो हो सकता है इन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया हो, क्योंकि ऐसा नॉर्मल भूकंप तभी आता है जब एटॉमिक परीक्षण हुआ होता है। तो अब और खतरा बढ़ गया है, अगर नौटंकी हुई तो फिर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। इसके लिए आप समझ रहे हैं, मेन चीज तो मुझे जो बताना था आपने बताया।